अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन नंबर 40 से लेकर 49 तक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ मिसलीनियस सेक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 40 है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है। वो कहता है कि स्मॉल काजेज कोर्ट्स नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। हमने प्रीवियसली एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपकी जो सिविल कोर्ट है वो इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को डील कर सकती है, आर्बिट्रेशन अवार्ड को एंटरटेन कर सकती है। और आर्बिट्रेशन इन सूट्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट का क्या इंटरफेरेंस है इन आर्बिट्रेशन सूट, या फिर जो है कोर्ट अवार्ड को किस तरीके से इंटरटेन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्मॉल काजेज कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है आर्बिट्रेशन के अवार्ड को या फिर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड किसी भी मैटर को एंटरटेन करने की। उसके बाद सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 41 किस चीज़ की बात करता है। वो कहता है कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ कोर्ट, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के अंदर कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट होगा और कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। यहाँ पर सिंपली यही है कि आपके जो सेम पावर एंड सेम प्रोसीजर एडॉप्टेड इन सीपीसी, जिस तरीके से सीपीसी के अंदर प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है, कोई भी आपके पास सूट आता है, कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, उसका जो भी प्रोसीजर एडॉप्ट होता है सीपीसी के अंदर जो मेंशन है वही का वही सेम प्रोसीजर एडॉप्ट होगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। उसके बाद सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 42 किस चीज़ के साथ डील करता है। वो कहता है सर्विस ऑफ नोटिस बाय पार्टी, सर्विस और नोटिस बाय पार्टी, सर्विस और नोटिस बाय पार्टी और आर्बिट्रेटर। कि अब ये सर्विस एंड नोटिस का मतलब क्या है कि या तो नोटिस जाएगा पार्टी के थ्रू या फिर आर्बिट्रेटर के थ्रू। अब देखें, कोर्ट के थ्रू अगर कोई भी आप समन्स, कोई भी आप जो है नोटिस सेंड करते हैं तो वो तो एक कोर्ट का एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप जो है किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू नोटिस करवाना चाहते हैं किसी पार्टी को, या फिर पार्टी जो है वो खुद से किसी जो है अनदर पार्टी को एक जो है नोटिस करवाना चाहती है, वो किस तरीके से नोटिस करवाएगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि थ्रू कोर्ट, या तो पार्टी जो है थ्रू कोर्ट करवाएगी या फिर जो है थ्रू आर्बिट्रेटर। अब देखें, या तो आर्बिट्रेटर है या फिर जो है पर्सनली उसको जो है सर्विस करवाना चाहती है, तो वो होगा पर्सनल सर्विस, किस तरीके से होगा, या होगा पर्सनल सर्विस के थ्रू या फिर होगा थ्रू पोस्ट। या तो आप पोस्ट के ज़रिए से उसको जो है सर्विस करेंगे नोटिस को, या फिर पर्सनल सर्विस के ज़रिए। उसके बाद सेक्शन नंबर जो हमारे पास 43 है, सेक्शन नंबर 43 किस चीज़ के बारे में बात करता है। इशू पावर फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर, इशू पावर, इशू प्रोसेस, सॉरी, इशू प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर, फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर। यहाँ पर ये सिंपली ये बता रहा है कि विच कोर्ट एडॉप्ट फॉर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोर्ट डिफेंडेंट को कॉल करने के लिए जो प्रोसेस एडॉप्ट करती है, आर्बिट्रेटर चाहे तो वो भी कोर्ट के थ्रू वही प्रोसेस एडॉप्ट करवा सकता है। अब वो प्रोसेस कौन सा होता है। वो प्रोसेस होता है, सबसे पहले समन्स इशू होते हैं। समन्स किस तरीके से जाएंगे, तामीली के ज़रिए से, अगर नहीं आता फिर जो है मीडिया के ज़रिए से, फिर जो है न्यूज़पेपर के ज़रिए से। तो जो भी सीपीसी के अंदर एक आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एडॉप्ट होता है, वही यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एडॉप्ट होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर जो हमारे पास 44 है वो बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। सेक्शन नंबर जो हमारे पास 44 है वो बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स,
कि जो आपकी हाई कोर्ट है वो रूल्स बना सकती है। वो रूल्स किस तरीके से कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड रूल्स इसके बना सकती है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 45 है वो किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन नंबर 45 कहता है गवर्नमेंट टू बाउंड फॉर प्रोविजंस, गवर्नमेंट टू बी बाउंड, कि गवर्नमेंट बाउंड है कि वो इसके जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एडॉप्ट करेगी। गवर्नमेंट बाउंड है कि इन इन प्रोविजंस के अंदर जो जो बातें लिखी हैं उनको वो एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर हमारे पास है 46। सेक्शन नंबर 46 कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली यही है कि जो आपके स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है, मिसाल के तौर पे अगर किसी और लॉ के अंदर आर्बिट्रेशन की कोई क्लास मेंशन है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी एक सेक्शन है, तो उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है? अगर किसी और लॉ में है तो वो रेफर करेंगे किसको? आर्बिट्रेशन एक्ट को। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्शन नंबर 89 और जो है 89A है, किसके अंदर? सीपीसी के अंदर। वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर हमारे पास है 47। सेक्शन नंबर 47 किस चीज़ के साथ डील करता है? एक्ट टू अप्लाई ऑल आर्बिट्रेशन, एक्ट टू अप्लाई ऑल आर्बिट्रेशन, कि ये जो एक्ट है ये जितने भी जिस किस्म के भी आर्बिट्रेशन है उन तमाम के तमाम आर्बिट्रेशन पर एप्लीकेबल है। इसके जितने भी प्रोविजंस सेक्शन नंबर 1 से लेके 49 तक जो जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। जितने भी आप आर्बिट्रेशंस देखते हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर ये एक बात कर रहा है सेक्शन नंबर 47 के अंदर कि एक्सप्रेस एज अदरवाइज प्रोवाइड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं और मेंशन है तो यहाँ पर अगर ये कानून सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड की बात करता है, दैट मीन्स कि अगर कहीं और कुछ लिखा है यहाँ पर, ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा? ये रेवेन्यू के मैटर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 48 कहता है सेविंग फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस, सेविंग फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस। सेविंग फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस का मतलब सिंपली यही है कि 1940 से पहले जो भी पेंडिंग रेफरेंसेस, जो भी पेंडिंग सूट्स पेंडिंग थे आपके आर्बिट्रेशंस के पास, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कि इसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं है। उसके बाद रिपील्स, सेक्शन नंबर 49 ये जो है रिपील हो चुका है किसी और कानून से। तो ये आज हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 40 से लेके 49 तक। लास्ट चैप्टर था मिसलीनियस का। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है शेड्यूल की, इम्प्लाइड कंडीशंस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फर्स्ट शेड्यूल अगर हम इसका देख लेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या बात करता है कि अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस प्रोविजंस और इम्प्लाइड प्रोविजंस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कायम किया, दोनों पार्टीज ने आपस में एक आर्बिट्रेशन जो है एक एग्रीमेंट था उसके बीच में आर्बिट्रेशन क्लास डाली, अगर वो आर्बिट्रेशन क्लास नहीं डाली तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल है। वो कौन सी कंडीशंस है? If the reference is to an even number of arbitrator or arbitrators shall appoint an umpire not later than 1 month from latest date of their respective appointments। अगर वो अपॉइंट नहीं करते तो वो विद इन 1 मंथ आप जो है एक एम्पायर अपॉइंट करेंगे। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है कि द आर्बिट्रेटर्स शल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 मंथ्स। जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो 4 महीनों के अंदर अंदर अपना अवार्ड देंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस, जब उनके पास रेफरेंस आ जाएगा कोई भी, आफ्टर हैव बीन कॉल्ड अपॉन एनी एक्ट नोटिस इन राइटिंग from any party to the arbitration agreement or within such extended time as the court may allow। अगर कोर्ट उनको कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम अलो करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो 4 महीने के अंदर अंदर वो बाउंड है कि वो जो है अपना आर्बिट्रेशन का फैसला अवार्ड पास कर देंगे।
उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद ये कह रहा है इफ द आर्बिट्रेटर हैविंग अलॉट देयर टाइम टू एक्सपायर विद इन मेकिंग एन अवार्ड। अगर आर्बिट्रेशन जो है